अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, अभी पेशावर मस्जिद हमले के जख्म ताज़ा ही थे कि मियांवाली मकड़वाल में पुलिस स्टेशन पर भी कलदम टीटीपी के एहलकारों ने हमला कर दिया, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में बहुत से सवालात उठाए। उनके सवालात कुछ यूँ थे कि इनको लाने वाले कौन थे, किस तरह दोबारा अमन ख़राब हुआ हमारे मुल्क का, किसने कहा था कि जिहादी हमारे दोस्त हैं, और ये भी किसने कहा कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं और मुल्क की बका के लिए ये हमारे साथ मिलकर चलेंगे। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने पर बात की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी बात की और उन्होंने कहा कि हम इन लोगों से बात क्यों करें, इनके मुतालबात को क्यों सुने। आज एक बात करेंगे, कल कोई दूसरी पेशकश कर देंगे, हम इनके साथ मुज़ाकरात के फेज़ में क्यों जाएं। इन्हीं पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि नवीद चौधरी साहब, आप मुझे बता दें कि दहशत गर्दी की इस ताज़ा लहर को रोकने के लिए रियासत अब क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि अब प्लान वाज़ेह हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद कल जो एलामिया जारी हुआ है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की बात रवायती तौर पर नहीं की गई। अब ये नोट कर लिया गया है कि जो पॉलिसी थी, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी कह लें, पिछली पॉलिसी, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारक खान को मैं सुन रहा था, वो एक जगह कह रहे थे कि ये सारा मायदा जो जनरल फैज़ हमीद ने किया और उसके जो नताइज थे, इसके सिवा को और बरामद हो नहीं सकते थे। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और तनकीद की। जस्टिस काजी फायद ईसा का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि कोयटा में जब वकला का सान्या पेश आया और उसकी तहकीकात हुई, तो उसमें पाकिस्तान के इस अजीम कानूनी दिमाग ने एक बड़ी जामे रिपोर्ट मुरतब की जी। और उसमें अहम बात ये थी कि तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। ये नहीं कि सिर्फ इंक्वायरी की उन्होंने कि ये वाक़या कैसे हो गया ब्लास्ट, बल्कि उन्होंने ये बताया कि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए क्या किया जाना है। बहुत जामे रिपोर्ट थी। जब रिपोर्ट सामने आई, बाकी तो दूर रह गए। उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब भड़क उठे, यानी कि अपनी नालायकियों पर पर्दा डालने के बजाय पर्दा डालने की कोशिश करने लगे और फाजिल जज साहब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी। बात यह है कि ये बंदे लाया कौन, नंबर एक। जो फंड्स दहशत गर्दी के इंसदाद के लिए दिए जा रहे थे केपी की गवर्नमेंट को, आज हमें पता चला है कि वो तसलसल से दिए जा रहे हैं। 40 अरब रुपये सालाना बाकायदगी के साथ 417 अरब रुपये केपी के गवर्नमेंट को दिए गए थे जब से ये मामला जारी हैं वहाँ पर। उनका इस्तेमाल क्या हुआ? पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर अब कल जो कैंपेन चला रहे हैं पीटीआई और उसका हामी सोशल मीडिया एजेंसियों पर, दूसरे इदारों पर, ज़ाहिर कसूर तो सबका है। यानी कि पुलिस लाइन जो खुद एक ज़ाहिर फोर्स है और बड़ी फ्रंट लाइन है, वहाँ पर एक खुदकुश बम्बार आ रहा है। सारे सिक्योरिटी चेक्स वहाँ लगे होते हैं, रूटीन के चेक्स लगे होते हैं, उन सबको उसने क्रॉस किया, मस्जिद में आ गया और वो ब्लास्ट कर गया। तो ये सारे सवाल इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि यहाँ उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। आईजी साहब ने बेशक ये कह दिया ये 2 दिन पहले से रह रहा था, किसके पास रह रहा था? अगर उस वक्त भी आया था, कैसे आया था? उसने सारे बैरियर क्रॉस किए, वो अंदर भी आ गया और सहूलतकार मौजूद हैं। हमें कॉम्बिंग ऑपरेशन से शुरू करना होगा और उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी होगा, और इसमें माफ़ी कोई नहीं है। जिस तरह के वाक़यात अब होना शुरू हो गए हैं, मैंने जो पहले अर्ज़ किया था वो बात आज जस्टिस काजी फायद ईसा ने की कि जब हम मुज़ाकरात करेंगे वो मज़ीद मुतालबात कर देंगे। सर, आपने कल ही ये बात की थी और कौमी असम्बली में भी यही मौजू ज़ेरे बहस रहा। अब हालत ये हो गई है कि वो पंजाब में भी हमलावर होने शुरू हो गए हैं। सर, पंजाब की ही बात की गई। पंजाब के बारे में ये कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पंजाब में पेश आ जाता है तो फिर यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो किस तरह इस पर स्टैंड लेंगी, जो केपीके में नहीं लिया जा रहा है। इफ्तिखार साहब, मैं चाहूँगी इस पर आप रोशनी डाल दें। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ किसने मुआहदा किया, क्यों आए, क्या नाम है, क्या शनाख्त है उनकी, क्या शराइत थी, किधर गए, उनको ट्रैक करने का तरीक़ाकार क्या है। परसों के वाक़े से लेकर अब तक कितनों को गिरफ़्तार किया गया, कितने लोगों को ट्रैक किया गया। अगर ये बंदा वहाँ पे 2 दिन से रहता था और आ रहा था जा रहा था तो किसकी ज़िम्मेदारी थी? सिंपल सी बात है जी। फिर बात वहाँ जाएगी जिस पे फिर फड्डा हो जाता है। मैं कहता हूँ हर वो शख्स जो अफ़गानिस्तान से रूस वाली वार के बाद यहाँ आया है उसको वापस जाना होगा। सिंपल सी बात है। अब कहा जाता है कि जब हम इस किस्म की बात करते हैं तो हम एक ख़ास लसानी ग्रोह के ख़िलाफ़ बात करते हैं।
ऐसी बात नहीं है। हम उन दहशत गर्दों के खिलाफ बात करते हैं जिनको मदद मिलती है, जिनको सपोर्ट मिलती है। अब कोई वजह थी जो हुआ है, इसलिए बुलाए गए थे वापस कि जाओ जाके हमारे लोगों को मारो जाके। तो आज प्राइम मिनिस्टर को भी ख्याल आ गया। बड़ा अफसोस है प्राइम मिनिस्टर, आप पॉलिटिकल आदमी हो, आपको समझ नहीं आ रही थी जिसको वो मुआहदा हुआ। क्या आपने किसी वक्त भी उस मुआहदे के बारे में बात की? आपकी पार्टी ने बात की? आपकी पार्टी ने मुतालबा उस वक्त किया जब एक साबिक जनरल ये काम कर रहा था? कमाल है, अजीब किस्म की सियासत आप कर रहे हैं इस मुल्क में। जब आपको ये सवाल करना चाहिए था उस वक्त आपने सवाल किया नहीं। आज आप इसलिए सवाल कर रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बंद करें इस किस्म की जो सियासी गिमिक्स है। और नहीं अगर होता तो उनके हवाले कर दें फौज के, और फौज को कह चलाए। और हो सकता है, मतलब हमारा आइन कहता है कि अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो जाए तो फिर वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉल अपॉन द आर्म फोर्सेस टू सपोर्ट अंडर 145। अंडर 145। तो मैं समझता हूँ कि कितने और तजर्बे करने हमने, अभी और कोई इंतजार है? पहले तो मुझे लिस्ट प्राइम मिनिस्टर चाहिए। यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुतालबा करें कि वो लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाए। और आप तशरीफ लाइए ज़रा असेंबली में। आप तो असेंबली नहीं आ रहे, आप असेंबली में आए और लिस्ट को पढ़ें और तमाम एजेंसियों से कहें कि भैया ये जो बंदे आए थे कहाँ गए, किधर गए, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे ही शुरू कर दें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको बहुत बड़ी कोई कंपेन जिसके ये नवीद ने कहा कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। अब भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। जो खराबी हुई है ना, पहले उस पे को ढूंढो किधर गई है। बता के सर, जो मारे गए वो आम आदमी तो नहीं थे, वो भी तो वही थे जो अमनो अमान का कयाम करने जी में वहां पे हो गया है, पहली फहरिस्त में मौजूद उसका होते आ हैं। गया है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस गालिबन स्ट्राइक पे जाने वाली है एंड इट विल बी ए वेरी सीरियस थिंग। ये किसी रियासत के का एक इदारा अगर चला गया इस तरीके से तो बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। इसका मतलब है बलूचिस्तान में कहता हूँ सॉफ्ट वैली, सॉफ्ट वैली, सॉफ्ट वैली, तो फिर ये इलाके भी सॉफ्ट वैली हो जाएंगे। जावेद साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि ज़रबे अज़्ब जैसे ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ किया जाना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान को भी दोबारा फ़ाल करना होगा। वही बात जो आप करते हैं। देखो, बात इफ्तिखार साहब ने जो सबसे ज़बरदस्त बात की है वो ये है कि आप 9 महीने से सो रहे हैं। उन्होंने आपको जगाया है, वो आपको बता रहे हैं आप 9 महीने से क्यों सो रहे हैं। और जब ये इतना बड़ा वाक़या हो गया तो अब आपको इमरान खान भी नज़र आ रहा है, अब आपको जनरल फैज़ भी नज़र आ रहा है, अब आपको नज़र ये आ रहा है कि टीटीपी के एलिमेंट्स को इधर क्यों लाया गया और क्यों एग्रीमेंट किया गया। आप 9 महीने से आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर थी, देखने की बात चीज़ है। इसी फोरम से पिछले 6 महीने से जब से हालात खराब हो रहे हैं हम 2 बातें कर रहे हैं कि आप नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करें, नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करें। अफगान पॉलिसी को रिव्यू इसलिए करें कि आपने फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली हुकूमतें देख ली हैं, उधर अशरफ गनी, हमद करजई और तालिबान भी देख ली है। और इन तमाम सिनेरियो में आपने पूरी एफर्ट की कि अपनी मतलब की हुकूमत आ जाए तो शायद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। तो क्या हालात ठीक हुए, उसका क्या हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब प्लीज फॉरेन पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर बैठ के बनाए जिसमें भूल जाएं कि उधर हुकूमत किसकी है। उधर जिसकी भी हुकूमत होगी वो अपने मफादात का तहफ्फुज करेगी। हमें अपने मफादात को देखना है, हमें अपनी कौम की हिफाजत करनी है, इनकी जानों की हिफाजत करनी है। आप इस अवाम से जो अभी इफ्तिखार साहब बता रहे थे कि स्ट्राइक पे जा रही है, इस कौम से आप और कुर्बानी नहीं ले सकते। अब आप उस नहज पे इस कौम को ले गए जहां इनका टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है। आपकी जो नाकामियां हैं और आपकी जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, वो अब यहां होता जा रहा है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप कौम के पैसे पे हुकूमतें याशियां सारे काम करते हैं तो फिर आप पे जुम्मे है कि इस कौम की हिफाजत भी करें।
इस कौम को बेहतर मुस्तकबिल दें, लेकिन ना कि जिस मुस्तकबिल की तरफ आप लेकर जा रहे हैं वो मुस्तकबिल इतना शानदार नहीं है। जावेद साहब, आपने इसके बारे में आपको सोचना दुरुस्त होगा। जानिब इशारा किया। आपने कहा है कि देयर इज नो गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, नो गुड तालिबान, बैड तालिबान। अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के जुमरे में आएगी। पीजे सर, पाकिस्तान पहले ही 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मौजूद है, उससे फाइट कर रहा है, लेकिन ऐसे में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कोई मरबूत मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पा रही है रियासत अभी तक? देखें, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हमारी 1947 से एक ही फॉरेन पॉलिसी है, टू कीप पीस विद इन द रीजन, पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड फ्रेंडशिप। ये हमारी बेसिक टेनेट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। अब उसके अंदर जब कोई आप कह लो मुदाखलत करता है तो फिर आपने उस पर रद्द अमल अपना दिखाना है कि आपने करना क्या है। मुसीबत यह है कि इंस्टेड ऑफ करने, अभी हमारे वज़ीर आज़म ने उन्होंने PTI को ब्लेम किया है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू ब्लेम PTI बट फॉर लुक फॉर रेमीडियल मेजर्स। आप रेमीडियल मेजर्स दें, ये बिल्कुल डिबेट करें आपने असेंबलीज़ में जाके कि जी ये क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया, बिल्कुल करें। लेकिन जब हम आपस में अपने इख्तलाफात और रिजेंटमेंट पब्लिक ओपिनियन में ले आते हैं और इमीडिएटली फिर आप क्या करते हैं, आपके जो पुलिस ऑफिशल्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। दिस गिव्स राइज टू द अदर साइड, आई मीन द टेररिस्ट। वो कहते हैं इनके अपने लोगों पे एतबार नहीं है तो हम तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और वो उठाते हैं। नया आदमी आता नहीं है, एक दहशतगर्दी का एक वाक़या हो जाता है, पहले पेशावर अब मियाँ वाली। तो ये जो हम मौके देते हैं दहशतगर्दों को, ये इसलिए देते हैं क्योंकि हमने अपने इदारों पे ख़ुद इतना ट्रस्ट नहीं रखा। भाई रखो, क्यों नहीं रखो? और वो उसके कसूरवार कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस। क्योंकि आपने जो फ्रंट लाइन है, जो आपकी सिक्योरिटी की पुलिस फोर्स है, आपने उसको पोलिटिसाइज कर दिया है। आप उसको डीपोलिटिसाइज करो। I'm sorry, do not confuse with the transfer and posting on this issue. Sir, देखिए, this is a big issue. Sir, This is a indeed, very big issue. indeed, I will not differ with you at all. But आप एक नया ऑफिसर लेके आ जाते हो एक ऐसी जगह कोई पे। नहीं आया, KP में किसको चाहिए? केपी का सेटअप चल रही है, तो हमारा तो KP गिला ही में किसी है। को चाहिए नहीं किया, मैं किसी को वहाँ पे चाहिए नहीं किया गया, कोई भी नहीं हुआ। एक सीरियस मामला है, नहीं, देखिए, मामला वो तो है। इतना संजीदा। मेरी तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जब तुम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तुम्हारे इल्म में था ही जो वाकया हो चुका है, Sir, तो ये- तुमने उसका सवाल क्यों नहीं उठाया? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू सिट ऑन द सेम चेयर एंड डिस्कस इट। एक दूसरा, इस वक्त जो क्वेश्चन उठता है, अपना नवीद चौधरी ने भी इस पर रेज किया, 417 बिलियन, आपको 40 बिलियन हर महीने मिलता था, प्लीज गिव मी किधर गया? आंसर, किधर गया? ठीक है, एक ये पंजाब के अंदर अगर आपको याद है कुछ 3-4 साल पहले आपकी बुलेट प्रूफ वेस्ट आई थी, सब फेक। नंबर 2, और उसको इंक्वायरीज उसकी हुई कि ये पुलिस की याद है ना, चलाई थी खबरें। ये सारी, ये मुझे बताएं उस पर इंक्वायरी हुई है कोई? नोबडी नोज। आपका इस पे पॉइंट आ गया, मैं यहीं पर ये बात शामिल करना चाहूँगी। आर्मी स्टाफ ने 255वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें इस अज़म का इरादा किया है कि जो भी इस तरह की कौम के अज़म को मुतज़लज़ल करने की कोशिशें करेगा, दहशतगर्दी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। अभी एक चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और अमन अमान की इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आईनी मुतालबा किया है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरासले का जवाब गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब ने दे दिया है और कहा है कि मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल को अगर देखा जाए और माशी हालात को पाकिस्तान के देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे और फिर उसके बाद इंतखाबात के बारे में कुछ सोचा जाए। मैं चाहूँगी पीजे सर आप ये बता दें कि क्या आपको इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहले तो ये जो आपने क्वेश्चन रेस किया है, पहले तो हम इस पर बात करें ना जी, कि अगर आपकी सिचुएशन ठीक है तो फिर बिल्कुल होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली जो इलेक्शन कमीशन है आफ्टर 90 डेज़, लेकिन वो उस वक्त देंगे कि जब एक शेड्यूल आएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास शेड्यूल कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगी कि बताएगी हाँ भाई ये ठीक है, हम तैयार हैं। अभी इसमें जो एक हिडन एक एस्पेक्ट आ रहा है वो मेरी नज़र में सेंसस का आ रहा है। ये सेंसस का पॉइंट ज़रूर रेज होगा, दहशतगर्दी होती रहेगी। आपने पहले भी इलेक्शंस यहाँ पंजाब में करवा लिए हैं इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, हर जगह हो गए। दैट इज़ नॉट द इशू। आई थिंक इस वक्त जो आपने पोलिटिकली एक चीज़ देखनी है कि जो गवर्नमेंट जिसको बड़ी बैशिंग मिल रही है, और पर्टिकुलरली आई वुड से नो फॉल्ट ऑफ देयर्स बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिपरकशंस और इंटरनेशनल रिसेशन, तो कोई गवर्नमेंट
एक लो पॉइंट पे इलेक्शन नहीं कराती। वो हमेशा अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं और कुछ ना कुछ लोगों के सामने प्लेट में रखते हैं कि देखो हमने पूरी कोशिश की है, हम ये करेंगे और उसके बाद होगा। अच्छा, अब इन दी इवेंट ऑफ अनफोर्स सर्कमस्टांसेस हो जाए, आपके ये फ्लड्स आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई दहशतगर्दी का हो जाए, तो फिर आई थिंक इलेक्शन उस मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें फिर नहीं होती। लेकिन यस, अब सुप्रीम कोर्ट या क्या इस पर फैसला करेगी, विल इट गो कॉन्स्टिट्यूशनली और विल इट ऑल्सो सी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं, क्योंकि आपने अगर एक लेट्स से एक डेंजरस माहौल में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग करा दिए, बंदे मर गए, गालियाँ किसको पढ़नी है? गालियाँ मुझे बताएं ना, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को पढ़नी है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक ये सब ने बड़ी इसको मद्देनज़र रखना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज होता है आफ्टर अ शेड्यूल इज़ लेट्स से इन्फॉर्म्ड और डिक्लेयर्ड। आई थिंक उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जावेद साहब, मैं चाहूँगी आप देखें, इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले जो बात की, इमरान खान ने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। खान साहब ने कह दिया कि अभी तो तदफीन भी नहीं हुई थी कि गवर्नर ने इलेक्शन को मुलतवी करने का ख़त लिख दिया है। कम से कम इस जो इवेंट हुआ, जो सानहा पेश आया, उस पर तो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सियासतदानों का ओवरऑल रवैया है। इनके पास सीरियसनेस होती नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि इनके मफादात और इनके लिए इक़्तिदार। उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन भूख से मर रहा है, मुल्क में गुर्बत है नहीं है, मईशत चल रही है नहीं चल रही, बेरोज़गारी हो रही है नहीं हो रही, इन सब को अपने अपने इक़्तिदार से गर्ज होती है। जहाँ तक बात की आपने इलेक्शन की, जो बात हो रही है, देखो बात यह है कि सानिया कारसाज हुआ, 180 के करीब लोग शहीद हुए, उसमें 200 के करीब लोग ज़ख्मी हुए अक्टूबर में, 18 अक्टूबर। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। उसके बाद 45 दिन बाद इलेक्शन हुए। मुझे बताएं फिर क्या जवाब रह जाता उसके बाद? वो थे जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आप कोई ना कोई आइन में कहीं ना कहीं आपको शिक मिल जाती है, बट प्रोविंशियल असम्बलीज में तो कहीं आपको इजाज़त ही नहीं है किसी चीज़ के आइन से आप लेफ्ट राइट हो जाएं। तो बराह करम कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत चलनी चाहिए, इस मुल्क में आइन ही रहना चाहिए, तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत ये बात गौर से समझ ले कि ये आने वाले वक्त के लिए अपने लिए ही मसाइल खड़ी कर रही है। आज अगर आप महीना 2 महीने डिले भी कर देंगे तो उसके बाद कल को किसी और की हुकूमत होगी, उसके आप जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कोई भी बहाना बनाकर महीना 2 महीना अलग कर दें। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 1 साल से मैंने सीखा इधर, वो ये सीखा है कि आइन को अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर लो। अगर कोई मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठी है। के बारे में तो कुछ नहीं लिखा तो आइन में तो बड़ी सिंपल बात, तो फिर कोई जवाब नहीं है। इससे भी बुरे हालात 2007 में रहे हैं जब आपके जनरल इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन होने चाहिए। इसी में बेहतरी है, देखिए इसी में बेहतरी है। और दूसरी चीज बात यह है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो अवाम का पिछले साल 2 साल से मसाइल खड़े हुए हैं, जो जोश एक बना हुआ है, इसको निकलने दे। कहीं ना कहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हालात ठीक होंगे, मुल्क में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। अगर चीजों को रोकेंगे तो चीजें बॉयल अप होंगी और मसाइल ज्यादा गंभीर और ज्यादा खराब होंगे। जी इफ्तिखार साहब, इसमें सियासत नहीं हमें करनी चाहिए। और ये सियासी जो बयानबाजी हुई है, और जो सियासी बयान की उसको आदत है कि तदफीन से पहले ही खत लिख दिया गया, तदफीन के बाद खत लिखा गया। उन्होंने ये कहा है कि ये गवर्नर KPK की, जिस पर उसने कहा है तदफीन, कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की राय ली है, बस इतनी बात की है। उसने ये नहीं कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए। और उसके साथ उसने कहा कि सियासी जमातों को भी इत्मीनान में लिए 2 पॉइंट्स रेज किए हैं, दोनों बड़े वैलिड पॉइंट हैं। ये तदफीन से पहले ख़त लिखता, ये तदफीन के बाद ख़त लिखता। ख़त में उसने 2 पॉइंट रेज किए हैं। वन के कानून नाफिज करने वाले इदारे, मीन आर्मी, कांस्टेबल, जो वटेवर दे, और सियासी जमातों को इत्मीनान में लिया जाए। फिर उसने ये कहा है कि फ्रीकैन को इसलिए इत्मीनान में लेना ज़रूरी है कि इलेक्शन के अंदर कोई हंगामा ना ऐसा हो जिसके बाद में कहा जाए कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हालिया दहशत गर्दी की सूरत हाल ही अलार्मिंग है।
इसलिए हमें मुशावरत करने की ज़रूरत है अदारों से। और that is very- इफ्तिखार साहब देखें, बात सुने, हम सारे इलेक्शन की यहाँ बातें कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि क्या कल इलेक्शन होते हैं तो क्या नई गवर्नमेंट आके हमारे सारे मसले मसाइल ठीक कर देगी? Sir, it will take time. It will take time. नहीं, वो तो बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है। नहीं, जो ये जो इधर जो अच्छा, तदफीन वाली जो बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं कराओ। असल में इफ्तिखार साहब शक इसलिए तो हुआ ये है छोड़ो कि जो वुज़रा हजरात जिस तरह के बयानात दे यार, रहे वुज़रा की हैं बात उस कर वजह रहे से हो, मामला यार, खराब हो मेरी रहे हैं। दरख्वास्त है कि इफ्तिखार साहब अपनी बात पूरी कर लें। मैंने वुज़रा की बात नहीं कर रहा बेटे, जो पॉइंट है जो एंकर ने सवाल रेज किया है और जो मामला ज़ेर बहस है जिसके ऊपर पाकिस्तान के एक रहनुमा ने तदफीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हमें तो उस पर देखना ना। बाकी उसमें रहनुमाओं ने तो बयान दिया ना, तभी तो ये मामला भाई मेरी बाकी रहनुमाओं के साथ कोई लेनी देनी नहीं है। मैंने ये देखना है कि जिस सूबे में इंतखाब हो रहा है और वो वहाँ का जो आइनी इसका रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो गवर्नर है। और क्या कह रहा है गवर्नर? गवर्नर 2 पॉइंट कह रहा है कि कानून नाफज करने वाले इदारों की राय ले लो और अदारों के साथ साथ सियासी जमातों को इत्मीनान में दो। बताओ इसमें तुम किस बात पे इत्मीनान? सर इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। जावेद साहब, आपकी जो राय है वो आ चुकी है। और सर गवर्नर पंजाब ने भी कुछ इसी तरह की बात की है। उन्होंने इकोनॉमी और फिर उसने भी बुलाया है उसको बुजदार को, यानी देखो इंटरेस्ट बुजदार को? यस, पार्लियामेंट लीडर, यस, पार्लियामेंट लीडर के उसने कहा मैं पार्लियामेंट लीडर बुजदार को भी मैं दावत देता हूँ कि आके बैठ के बात करें। तो अच्छी बात है। मतलब आई डोंट नो आप लोग हर चीज को क्यों खेलना चाहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि बैठ के बाबा बात ये करने जो की जरूरत डिस्कस है? करना चाह रहे हैं, यानी वो तुमसे बेहतर जानते ही हैं, तुम नहीं, बेहतर तो जानते आप हो। तारीख देकर बुला के बैठ जाए, सारा मॉडल तय हो जाएगा। यार, इसमें क्या बुराई है? आप तो उनको करीब ही नहीं फटकने दे नहीं रहे। तो आपको तय वो बहुत शक की बिना पे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। बात छोड़ें, ताकि वो शक वाली बात ही खत्म हो सर, जाए। मैं ये चाहूंगी। बात ये है, देखें ये मैं इस रिक्वेस्ट करूंगा आज अपने दोस्तों से, ये जो सवाल इधर से आया वो हमें वहां तक महदूद रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, है। ऐसे ही है। मैं उसका ये सियाको सवाल तो है ना, सर, सवाल खत्म हो गई तो बात। ये सवाल सर, तो बात खत्म हो गई थी यहाँ पर। नो लिमिट हो जाएगी। सर, अब मैं मामला। नवीद साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जावेद साहब ने भी माजी का हवाला दिया। पाकिस्तान में 2007 में इंतखाबात मुलतवी हुए, 1988 में हुए, और अभी के जो हालात देख रहे हैं हम, और ये जो सूबाई इंतखाबात की बात हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है? इसमें ना एक चीज़ जो फंडामेंटली फ़र्क है वो हमें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, और उसी को पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स बगौर देख रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब और उनके पीछे जितनी भी लाभी हैं, उनका मकसद पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। जब कोई माशी मायदा होने लगेगा वो उसको ट्रैक करेंगे, बिल्कुल। जब कोई तकरीब कारी का वाक़या होगा बड़ा, वो उसको भी कैश कराएंगे। और हमारी अदालतें जो उनको रिलीफ दे रही हैं, और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनकी सपोर्ट है। तजर्बा चूँकि बहुत बड़ा था तो उसका असरात बहुत दूर तक गए हुए हैं। इसको डिफ्यूज़ कैसे करना है वो अपनी जगह पे एक इशू है। ये तो है ज़मीनी एक हकीकत कि इमरान खान एंड कंपनी पाकिस्तान में हर सूरत अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। उसके लिए चाहे उन्हें असम्बलियाँ तोड़नी पड़े, चाहे किसी का सर तोड़ना पड़े। अगर उनके अंदर कैपेसिटी होती तो वो पाकिस्तान को बंद कर देते। अवामी ताकत उनकी फेल हो गई। अब उनका एक मिनट जी, आप बात करने थे यार, आप बात करने थे। इमरान खान क्या कहा था? पुलिस ने पकड़ा होता, फवाद चोरी 3 दिन में रोक अभी पकड़ लें, आपको किसने मना किया? 3 दिन में रो पड़ा था, 3 दिन में रो पड़ा था अदालत ने फवाद चौधरी। आज क्यों छोड़ा? किसी ने 1 दिन नहीं निकालना, क्यों छोड़ा? छोड़ दिया अदालत ने, फैसला किया 3 दिन क्यों कहा फवाद चौधरी किया कि इमरान खान क्या चीज है। बात यह है कि कुछ हमारे इदारों के अंदर जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट करके पाकिस्तान में बहरान पैदा कर रहे हैं। लेकिन बीइंग ए डेमोक्रेट मेरी तो राय यही है, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं कि अगर आपने गलत तजर्बा किया है, अगर जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने और इनके फॉरेन स्पॉन्सर्स ने ये गलत तजर्बा कर दिया, पाकिस्तान तो फंस गया। तो भाई अब इसका आईनी हल निकालें। अगर इंडिया के अंदर रियासती इलेक्शन मुख्तलिफ वक्त में हो सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कितनी सीटें जीत लेगा? कराची में क्या रिजल्ट आया है? रिजल्ट इसने फिर भी नहीं मानना। आपको करना वही पड़ेगा जो करना चाहिए कि पीटीआई कानून से बालातर नहीं है। अगर वो आपको गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया सेल बनाए हुए हमारी पैसों से, उसको कंट्रोल आपने करना है। आप आने दें पंजाब के इलेक्शन के अंदर, केपीके की भी डेट दें। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अदना सा तालिब इल्म हूं, सपोर्टर हूं। मेरा तो ख्वाहिश ही ये है, इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया है तो आइन के मुताबिक ही हल करें। लेकिन बात फिर वही है, कानून की अमलदारी पर अगर आपने समझौता किया कि किसी का दामाद किसी को रिलीफ लेके दे रहा है, किसी को वैसे ही आपने दामाद बनाया हुआ है, ये तमाशा नहीं चलेगा। सर आप ठीक कह रहे हैं। जो बात सामने आई है वो यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि शफाफ और मुनसिफाना तरीके से हालात का जायजा लेने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर और उसके बाद बात करेंगे कि मरियम नवाज के आने के बाद नून लीग में क्या तब्दीली आ रही है। आप साथ रहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो अभी भी पार्टी के कारकुन हैं और रहेंगे। जहां तक रही मिफ्ता इस्माइल की बात, वो भी पार्टी के कारकुन हैं और इसहाक डार भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आज ये बयान जो सामने आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है और मुस्लिम लीग नून पहली जमात नहीं है जिसमें ये वाक़या हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अमलन पार्टी छोड़ दी है और मिफ्ता साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो भी उसी जानब इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा खुद पार्टी के अंदर और बहुत सारे रहनुमा हैं, लाहौर से भी जिनका कोई ताल्लुक है, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ बैठे हुए हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ फ़ौज ने बनाई, फ़ौज ने प्रमोट किया, बाद में वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयाने लेके उठी और छा गई, हर इलेक्शन में स्वीप करती गई। हालांकि और 96 में भी 2 तहरीक सिरे थी इनकी जब मुशर्रफ ने मार्चला लगाया। बात यह है कि पार्टी को अब आगे लेके जाना है। पुरानी क़यादत जो है वो अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों के बायस या अपनी या जेल नहीं काटना चाहते, जो मसाइल होंगे वो आगे नहीं जाना चाहते। तो अब आपने पार्टी को आगे कैसे चलाना है? शहबाज शरीफ पार्टी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। हमजा शहबाज चला सकते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत हैं, हल्के की सियासत करते हैं, बिल्कुल नहीं चला सकते। शाहिद खान अब्बासी साहब चला सकते हैं, जो उनके अंदर कैपेसिटी ज़रूर थी, लेकिन वो अगर उनको आप बनाएंगे तो उससे बड़ा ग्रुप एक बन जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अब ले दे के जो वाहिद शख्सियत बचती हैं वो हैं मरीम नवाज़, और ज़ाहिर है सियासत उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। अभी सियासी जोड़ तोड़ बहुत सारी चीज़ें, खाली तकरीर करना या मजमा इकट्ठा कर लेना तो कोई चीज़ नहीं है। अब जिस तरह से वो पार्टी को आगे लेके चलेंगी तो रुकावटें आएंगी, अंकल नाराज़ होंगे। अंकल बेनज़ीर साहब से भी नाराज़ हुए थे और चौधरी निसार का वाकया भी याद होगा। जी जी, देखें ना, चौधरी निसार साहब को तो आपने निकाल दिया था। कल जो मुशाह हुसैन ने वहाँ इरशाद फरमाया सेनेट में, वो याद है किसी को? आप टिकटें इनको देते हैं, बात दूसरी तो चली जाएगी। बेनज़ीर साहब से भी अंकल नाराज़ हुए और अल्लाह का शुक्र है हो गए, वरना बेनज़ीर साहब जो तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले थे उनको शहीद कर दिया गया। उनकी सियासत ख़त्म कर देनी थी उन्होंने, जतोई साहब ने और खर साहब ने। इसी तरह से अब अगर मरीम नवाज़ आ रही हैं और कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मौक़िफ़ गलत है, मौक़िफ़ उनका जायज़ है, लेकिन ये अमल ऐसा है जिसमें कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और मरूसियत पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, वक्त कम है वरना मिसालें दे देता। भारत में तो आप देख ही रहे हैं, चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जिनके वालिद भी वजीर थे। बात यह है कि पार्टी को लेके किसने चलना है, चेहरा कौन है। चेहरा अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो है मरीम नवाज़। अभी उनको आप क़यादत दे देंगे, वो गलतियां करेंगी, यकीनन करेंगी, कुछ लोग और जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? अगर उनके पास इख्तियार हुआ पार्टी चलाने का, 2-3 साल के अंदर वो पार्टी की तंजीम बनाने में कामयाब हो जाएंगी और मुमकिन है सियासत में भी कामयाब हो जाएं। बसूरत दीगर अगर वो इस तरह से रुकती रही और सोचते रहे कि जी ये नाराज़, अब ये नाराज़, अब लाहौर वाला वजीर नाराज़, तो फिर पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इफ्तिखार साहब, मौरूसी सियासत होनी चाहिए? नो। लेकिन फिर वो सवाल आता है, बहस तो वही है कि वकील का बेटा वकील होता है, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, लेकिन कामयाब वो होता है जो अच्छा डॉक्टर हो, वो कारपेंटर कामयाब होता है जो अच्छा कारपेंटर हो, वो वकील कामयाब होता है जो अच्छा वकील काम कर सकता हो। ये ऐसा मुकाबला नहीं है। लेकिन जो बात नवीद कह रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरियम अब एक ऐसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाह रही है जो पार्टी आने वाले तमाम मसाइल को फेस कर सके। पार्टी की जो ज़्यादातर लीडरशिप है वो 67-68 की एज की है। 67-68 की एज के लोग अगर सब के सब इलेक्ट भी हो जाएं तो दे विल बी 72-73 ईयर्स ओल्ड बाय इन द नेक्स्ट असेंबली। बात बन नहीं रही। मुकाबला उनका हो रहा है एक यूथ बल्ज के साथ जो पाकिस्तान में इस दौरान पैदा हुआ है। अब यूथ को ले जाने के लिए, लीड करने के लिए उन्हीं में से लोग निकालने हैं। फैसला जो हुआ वो ये हुआ है कि पहली चॉइस दे रही है पार्टी कि आप अपने बेटे, भांजे, भतीजे, दामाद, भाई के बेटे को आप पार्टी में दे दें और हम उनको उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोशिश करेंगे कि तमाम स्टडी करके अकोमोडेट करें। पहली चॉइस उन्हीं की है। लेकिन अगर वो चॉइस नहीं दे रहे और वो ज़िद कर लेते हैं तो फिर उनके लिए ये है कि भाई अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे को खुदा हाफ़िज़ कह के बैठ जाएँ। और ये उन्होंने अक्सरियत ने वादा किया है कि इन हालात में वो अपनी जो बेटे, भांजे, भतीजे, दामाद शमात देंगे और इस पॉलिटिक्स को आगे ले जाएंगे। मरियम को 2-3 साल लगेंगे पार्टी को एक नई पार्टी बनाने की। एक पार्टी है
जो चली आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अब ये जो पार्टी बनेगी ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी होगी। और यही प्रॉब्लम आ रही है अपना दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है शौकत इमरान खान की शक्ल में हो, शौकत महमूद की शक्ल में हो, या दूसरे परवेज़ खट्टर की शक्ल में हो, ये जो मुल्तान वाला नौजवान है, नौजवान शाह महमूद की शक्ल में, ये 68, 69, 70s के हैं। वो अपने नए बच्चों को, अपने फैमिली के नए लोगों को सामने ला रहे हैं। सो 2 यंग पार्टीज मे इमर्ज इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन, और ये बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। बड़े मज़े की बात मैं बताऊँ, ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि जो लोग पॉलिटिक्स करें वो यंगस्टर हों, नौजवान हों, पढ़े लिखे हों, नए आइडियाज़ के साथ आएं। इफ्तिखार साहब, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे 2018 वाली चौधरी निसार साहब की बात ही याद आ रही है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अब हम बच्चों की सरपरस्ती में नहीं, वो तो फिर उसका अंजाम भी देख रहे हैं कि उनका अंजाम क्या है। नहीं देखिए, जो आपने बड़ी एक चुनवी बात जो लिखी है कागजों में, सर जी जतोई और खरका क्या अंजाम हुआ? और आज यकीन करें, गुलाम मुस्तफा जतोई, गुलाम मुस्तफा खार और मुमताज़ भुट्टो जैसे जीनियस कमिटेड पार्टी वर्कर्स नहीं होंगे। गुलाम मुस्तफा जतोई ने MRD की तहरीक में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उसके कबीले ने, ट्राइब ने वहाँ पे जानी कुर्बानियां। ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि बात हो रही है इमर्जिंग सियासत की, और सियासत ने अब इमर्ज होना है। एक तरफ तहरीक लिबागे पाकिस्तान को देखें जी, नौजवानों पर मुश्तमिल एक इमरजेंस है, बिल्कुल है, वेदर आपको पसंद हो या ना पसंद हो। ठीक, दूसरी सिर्फ एक जुमला, सर वो जब चाहते हैं सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना देते हैं, अंदाजा लगाएं। तो सर रेवोल्यूशन तो जरूरी है, वक्त के साथ नौजवानों को आना है, और नौजवानों को इस जमात में अगर ये जो लीडरशिप है मरियम की शक्ल में आई, अगर ये कर सकी तो फ्यूचर इज देयर। अदरवाइज ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह, देखें ANP खत्म तो नहीं हुई, ANP इज देयर। सर पीजे सर की राय ले लें। व्हाई नॉट? पीजे सर, आपको क्या लगता है चल क्या रहा है नून लीग के अंदर? देखें, PMLN, जब हम N कहते हैं नवाज़, तो नवाज़ शरीफ के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये कुछ नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ N। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जरदारी या भुट्टो हो गए, या आप इमरान को ले लो, इमरान हो गए PTI, तो ये नेम से क्या है। तो मरियम का आना मैं समझता हूँ कि अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मरियम नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों अपने वालिद को सेव करने के लिए आई हैं। मरियम पॉलिटिक्स में नहीं आ रही थी, और मुझे अभी तक याद है कि मैं इनकी वालदा के साथ लंदन जा रहा था, उसी फ़्लाइट पे, तो उन्होंने कहा ये जो मेरे जो मियाँ साहब के साथ कर रहे हैं, आपने देखना है कि ये देखो मेरे बच्चे आएंगे पॉलिटिक्स में जो कि नहीं आना चाहते थे, आए। और फिर मैं समझता हूँ कि मरियम ने बहुत एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब मरियम जो आई हैं ये ऑब्वियसली इन 1-to-1 होंगी इन कॉन्टैक्ट विद नवाज शरीफ। उनके वालिद भी हैं, उनके हेड भी हैं पार्टी के, तो उनकी जो मुशावरत और उनका जो आप कह रहे हो ना कि काम करना और कैसे चलाना, मैं समझता हूँ ये डायरेक्टली अब नवाज शरीफ वहाँ से इसको रन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी करेगा वो नवाज शरीफ। इन्होंने बिल्कुल सही बात की। ये कैपेबिलिटी इस वक्त जो ब्रीड की जा रही है, और जो इफ्तिखार ने भी बात की है, ये इमर्जिंग पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त। हर पॉलिटिक्स के अंदर देखो हर एक का एक टाइम होता है। बेनज़ीर जब आई ओल्ड गार्ड साइड पे हो गया, और जो लेटेस्ट ओल्ड गार्ड है एतजाज़ एहसन है। यहाँ आज आप देख लो कि यहाँ ओल्ड गार्ड शायद खाकान अब्बासी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उन्होंने तो रिज़ाइन करना था, बिकॉज अब दो आदमी तो नहीं एक पोजीशन पे रहते, एक ने तो करना था। अब इसके अंदर से कितना हम क्रीम रोल निकालेंगे या है क्या निकालेंगे इसमें से? सो दैट इज़ नादर हेयर और देयर। सो अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे शाहिद का कैसा एक रोल होता है इस पार्टी के अंदर। ये पार्टी एक री इमर्जेंस में जा रही है। आप देख लें कि आज ये जो मुल्तान इधर भालपुर में ये जो इनका एक एक्सपोजर था, दैट वाज वेलकमिंग, दैट वाज सीन एज समथिंग न्यू, जो कि जब से मरियम गई हैं ये सबसे पहला जलसा था सर। ये उनके रिटर्न पे। सर ये कन्वेंशन फरवरी मार्च के एंड तक जारी रहेंगे? ये जब भी रहे, लेकिन आप टर्न आउट देखो ना। क्यों रहेंगे ना, ये देखने वाली बात ना, मोटिवेशन, यस, कलेक्शन, नई लीडरशिप को ढूंढना। देखो मैंने जो आपको बात कही हकीकत में ये है कि आपने नहीं लड़ना तो हमें अपने नौजवान नस्ल के लड़कियां दें, ताकि दे शुड कम एंड फॉरवर्ड। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और इससे पता है 20
जो पुराने एमएनए इनके खत्म हो जाएंगे, Sir, we are मतलब repeating. दे विल नॉट बी गिवन इवन टिकट। जावेद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या वजह है कि नून लीग के अंदर खिंचाव पैदा हो चुका है? देखो, जब बादशाह सलामत पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप के आइन और कानून के तहत एक अपॉइंटमेंट करेंगे और कहने को वो जमहूरियत के चैंपियन कहलाएंगे और जमहूरियत के ऐन असूलों के मुताबिक जो अपॉइंटमेंट हुई है, बुनियादी तौर पे तो उसको चैलेंज किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसको चैलेंज किया। इस टेबल पे जिस तरह हम जमहूरियत पसंद होकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये बड़ी परेशानी की बात है। अगर ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है तो फिर बिल्कुल ठीक हो रहा बुराई क्या है। है? इस कौम के साथ यही होना चाहिए। वी डिजर्व बुराई क्या है? जिस पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव डिक्टेटरशिप के कानून के तहत अपॉइंट किया जाए और वो डिमांड ये करें कि हम आइन, कानून और जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो फिर इस कौम को समझ लेना चाहिए कि आपका मुस्तकबिल इस तरह की जमहूरियत में नहीं है। बिल्कुल जिस सही। जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं। जावेद एक सेकंड। चौधरी निसार ने आप इसी आपके मुनार्क सिस्टम को चैलेंज किया, तो उसका क्या असर हुआ? और अभी रिसेंटली ने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना, इस जंग आलूद जमहूरियत और डिक्टेटरशिप ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर किसी को 2023 में ये बातें नहीं समझ आ रही, आज हम तबले बजा रहे हैं इस खुशी में कि मरियम नवाज शरीफ आकर पता नहीं क्या रेवोल्यूशन ले पता नहीं आएगी। आप क्या बातें कर रहे हैं यार, what are you talking? ऐसा कुछ नहीं होने what वाला। are you talking? एक सेकंड आप कंटिन्यू करें। एक सेकंड, मुझे आप जस्टिफिकेशन दे दें। बंदरा नायके, नेहरूज, गांधीज, मुझे एक सेकंड, केनेडीज, वो क्या था? इधर कंपैरिजन हुआ बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज का। ओ को खुदा का खौफ खाओ, दोनों का क्या कंपैरिजन है? मरियम नवाज की क्या कुर्बानी है? कौन सी सियासत की है उन्होंने? कौन सी पॉलिटिकल इलेक्शन? चार जलसे पॉपुलर करके उनके क्रेडिट में क्या है? पाकिस्तान का इलेक्शन वो हारे, कश्मीर का इलेक्शन वो हारे, उसके बाद पंजाब के इलेक्शन हुए उसमें हारे। ये उनकी और जब वो 26-29 इलेक्शन हुए तो उसमें एक हमारा टॉपिक का इजलास बुलाया जाता, उस पार्टी के इजलास में किया जाता। ये तो नहीं है डिक्टेटरशिप के कानून के तहत आप अपॉइंट करके। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी जमहूरियत की हम खिदमत कर रहे हैं? जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, पीजे मीर से नवीद चौधरी साहब, एट द एंड डेमोक्रेसी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत लाने के बाद